आप जब भी लॉ का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम वाद पढ़ते हैं तो वाद में अक्सर हमें ऐसे वाद मिलते हैं। आसाम सरकार बनाम केशव प्रसाद सिंह, स्टेट ऑफ बिहार बनाम करमचंद थापर एंड ब्रदर्स, भारत संघ बनाम डैश डैश डैश। तो ये जो बनाम में एक साइड जो होता है ना, वो या तो राज्य सरकार का राज्य के सरकार का होता है या फिर संघ सरकार का होता है। ऐसा क्यों? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सरकारी संविदा से रिलेटेड, जो कि है अनुच्छेद 299। जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला करके लिंक करके पढ़ना होता है। तो ही हम इसको सही तरह से समझ पाएंगे कि क्या होती है सरकारी संविदाएं, क्या है अनुच्छेद 299, क्या है ऐसी संविदाओं की शर्तें, और अगर उपेक्षा हो जाए तो क्या पनिशमेंट मिल सकती है, क्या सच में ऐसा कोई पनिशमेंट मिलता है। तो कहानी शुरू करते हैं उस समय जब हमारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से काम करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई वाद हो सकता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई डिसीजन सुनाया जा सकता था, आपको तो पता ही होगा। तो क्या भारत सरकार भी सेम उसी कंडीशन में है? क्या भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ कोई अगर संविदा की जाए तो संविदा भंग होने पर वाद दायर किया जा सकता है? तो बेसिकली पहले हमें डिसाइड करना होगा, पता करना होगा कि ये सरकारी संविदा होती क्या है। तो सरकारी संविदा अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो उसमें भाषा में लिखा हुआ है ऐसी संविदा जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य से की जाती है, वो संविदा जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है, और या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसके साथ? दूसरी पार्टी के साथ करता है। तो संविदा क्या है ये हम जानते हैं कि संविदा में हमेशा दो पक्षकार होते हैं, लेकिन यहाँ ये जो संविदा हो रही है ना, ये सरकार के साथ हो रही है। तो इसमें सरकार के लिए अगर संघ सरकार, केंद्र सरकार से कोई संविदा हो रही है तो वहाँ पे कौन साइन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अगर राज्य सरकार के साथ हो रही है तो किसका अथॉरिटी ज़रूरी है? राज्यपाल का ज़रूरी है। अब इसके लिए कुछ आर्टिकल्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल 298 पे जाइए। तो 298 कहता है कि सरकार साधारण व्यक्ति की तरह संविदा करती है। जब भी सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें सरकार नहीं होती है, बल्कि एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति की तरह वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। दूसरा है अनुच्छेद 299, जो कि कहता है कि इसमें सरकारी संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं वो बताता है। तीसरा है अनुच्छेद 300 यानी 300, जो कि सरकार के संविदा के प्रति क्या दायित्व है ये बताता है कि अगर कोई संविदा भंग हो जाती है तो उसके प्रति जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगी। और अनुच्छेद 300 का ही एक पार्ट है जो ये कहता है कि अगर वाद दायर होगा तो सरकार के नाम से ही होगा, जैसे गुजरात राज्य बनाम डैश डैश डैश, भारत संघ बनाम डैश डैश डैश। इस प्रकार संविधान के अंतर्गत भारत संघ और राज्य के को विधिक व्यक्तित्व यानी लीगल पर्सनालिटी के तौर पे बताया गया है। पर सच बात यह है, फैक्ट यही है हमारे इंडिया में, कि अगर वाद लाना हो या उसकी प्रतिरक्षा करनी हो तो ये तो सब सरकार का ही काम है, सरकार के ही पक्ष में होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व होकर के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देना पड़ता है। खैर, अब हमें जानना पड़ेगा कि ऐसा जो सरकारी संविदा होती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, आवश्यक तत्व क्या हैं। तो ये इसके लिए फिर हम चलेंगे आर्टिकल 299 में। उसमें कहा गया है कि जब भी ऐसी कोई संविदा होगी तो वो लिखित में हो। क्यों लिखित में हो, मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरा लिखा गया कि संविदा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हो। अब ये प्राधिकृत व्यक्ति क्या होता है, ये टर्म समझना जरूरी है। और तीसरा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त हो या निष्पादित हो। अब तीनों को थोड़ा डील करते हैं। डील करने के लिए सबसे पहले लिखित होना ज़रूरी है। लिखित होना क्यों ज़रूरी है? इसके लिए हम चलेंगे भीखराज जयपुरिया बनाम भारत संघ का केस है। कौन सा केस है? भीखराज जयपुरिया बनाम भारत संघ का केस, जिसमें एक टेंडर पे था, ये टेंडर से रिलेटेड केस था। और इसमें तीनों क्लॉज पूरा ही नहीं हुआ था। जो ऊपर 3 क्लॉज मैंने बताया ना आपको 299 का, वो तीनों क्लॉज पूरा ही नहीं हुआ था। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर संविदा हो रही है तो लिखित हो भाई, क्योंकि क्या होता है, लिखित चीज़ हमेशा साथ रहती है, तो कोई डाउट, कोई संदेह रहने की संभावना होती ही नहीं है। और अगर लिखित नहीं होगा, बार बार चीज़ों को डाउट होगा, तो डाउट को पूरा करने के लिए फिर वाद दायर किया जाएगा, फिर वाद दायर करके वो चीज़ लंबी चलेगी। तो अगर लिखित रहता है तो वाद दायर करने की संख्या कम हो जाती है। लिखित होने से संविदा का एक लेआउट तैयार हो जाता है। और संविदा का कोई विशेष लेआउट क्या होता है ये नहीं बताया गया है, लेकिन तब भी एक प्रारूप रहता है। ये भारत संघ बनाम रालिया और रामवाद में कहा गया कि कोई विशेष प्रारूप तैयार नहीं है। और जब पत्र से, लेटर्स के थ्रू भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वो भी लिखित संविदा मानी जाएगी। तो लिखित संविदा से रिलेटेड 3 पॉइंट आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा है प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही निष्पादित हो। तो इसमें प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है? तो प्राधिकृत व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल ने भारत सरकार या राज्य की ओर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राइट दिया, अधिकार दिया है।
मतलब नियुक्त किया है, भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने अपनी जगह पे किसी को अपॉइंट किया है जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आओ हमारी तरफ से, तो वो क्या है, वो प्राधिकृत व्यक्ति है, उसको वो राइट दिया गया है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राधिकृत नहीं है, अप्राधिकृत है, वो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और सामने वाले दूसरी पार्टी को पता नहीं है और वो उस टेंडर को एग्जीक्यूट करने में लग गया और बाद में उसको पता चला कि टेंडर जो लिया था उसने, मान लीजिए कोई टेंडर लिया पुल बनाने का, उसमें किसी ने, नगर निगम ने साइन कर दिया और वो सोच रहा है कि ये तो राज्य सरकार की तरफ से साइन किया हुआ प्राधिकृत व्यक्ति है, और बाद में पता चला कि सामान ही नहीं मिला और काम पूरा भी नहीं हुआ, तो वो वाद नहीं दायर कर सकता क्योंकि उसने ये जांच ही नहीं की कि जो साइन कर रहा है वो राज्य सरकार का है, अधिकार दिया हुआ व्यक्ति है या नहीं है। इसमें केस लिख सकते हैं आप, करमचंद थापड़ वर्सेस ब्रदर्स लिमिटेड। एक ऐसी संविदा सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी जिसमें प्राधिकृत अप्राधिकृत व्यक्ति जो है वो साइन करता है। तीसरा पॉइंट है कि संविदा सरकार की ओर से अभिव्यक्त या संपादित हो। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा होगा तो संविदा मानी नहीं जाएगी, वो प्रवर्तनीय मतलब एग्जीक्यूट होगी नहीं। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति नहीं है वो, तो वो प्राइवेट व्यक्ति है, अगर उसको साइन कर देता है। ये है केस भीखराज जयपुरिया बनाम भारत संघ केस, वही वाला। अब इसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संविदा अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। और चौथा है कि संविदा मौखिक हो नहीं सकती। अगर सरकारी संविदा हो रही है तो मौखिक नहीं हो, वो लिखित ही होनी चाहिए। तो ये चार जो एलिमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि राज्य का संविदात्मक दायित्व क्या है। संविदा तो उसने कर ली, इसके बाद राज्य का अब दायित्व क्या है, क्या कर्तव्य है उसका। तो राज्य का जो है आर्थिक गतिविधि, जो इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं वो पूरे राज्य में फैली रहती हैं। तरह तरह का, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं नहर खुदाई हो रही है, कहीं बिल्डिंग्स बन रही है, कहीं हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हैं कि एक राज्य के कितने सारे दायित्व होते हैं। उसमें मेन दायित्व क्या होता है, इकोनॉमिक, आर्थिक दायित्व, आर्थिक गतिविधि चलती रहती है राज्य के अंदर, कंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो इसके लिए कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइसेंस बनाना होता है, कोर्ट, जैसे कहीं से खनिज निकलवाना है तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर जाता है, कहीं पे पुल बनाना है, कहीं ओवर ब्रिज बनाना है, तो इन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है बनवाने के लिए। अब राज्य सरकार अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है, उसके पास इतनी पावर्स है, और बाकी का काम जो है वो प्राइवेट, जो इंसान है, प्राइवेट व्यक्ति है, वो अपनी व्यापारिक उसके के रूप में काम करता रहता है। मतलब जैसे होता है ना, सड़क बनवाना है तो राज्य सरकार ने किसी प्राइवेट व्यक्ति से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको ये सड़क बनानी है और इतने दिन में बनानी है, इतने महीनों में बनानी है, और फिर वो जो कंपनी है, वो जो निजी व्यक्ति है, वो अपनी व्यापारिक गतिविधि के थ्रू सड़क बनाता है। अब आधुनिक समय में सरकार संविदा करते समय मनमाना तरीका नहीं अपना सकती, क्योंकि संविदा की शर्तों का पालन करना सरकार, क्योंकि संविदा जब कर रही है तो वो एक आम व्यक्ति है, तो यहाँ पे वो मनमानी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका मेन क्या है कि जो संविदा, जो कॉन्ट्रैक्ट वो सेकंड पार्टी के साथ कर रही है, उसकी जो शर्तें उसको पालन करना होगा ताकि सबका हित हो सके। अब हम चलते हैं संविदा अधिनियम धारा 2E में। इसमें कहा गया कि वचन या वचनों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल गठित करे वही संविदा है। और वहीं धारा 2H कहती है कि एक ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो संविदा है, जो व्यक्तिगत अधिकार दायित्व देता है। तो यहाँ आप संविदा की दो डेफिनेशन अगर बीच में लिख देते हैं या स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। चलिए फिर से वापस चलते हैं धारा 299 में, आर्टिकल 299 में, कि राज्य का संविधानात्मक दायित्व तो ठीक वैसा ही है जैसा कि एक साधारण संविदा के अंतर्गत एक निजी व्यक्ति का होता है। अब हालांकि सरकारी संविदा और साधारण संविदा को लागू करने में कोई अंतर नहीं है, पर सरकारी संविदा में कुछ विशेषाधिकार तो प्राप्त होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कुछ तो विशेषाधिकार प्राप्त होंगे ना उसमें। ये फिर हम चलेंगे आर्टिकल 300 में, जिसमें कहा गया कि राज्य या सरकार के नाम पे वाद लाया जा सकता है। अब भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपके खिलाफ वाद भी लाया जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है। इसलिए आप जब अक्सर वाद पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, वाईपी कोंडा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसका मतलब कि राज्य के खिलाफ वाद लाया जा सकता है। या फिर आप ये पढ़ते आए हैं भारत संघ बनाम डैश 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 वाद। तो इसमें क्या है, कहा गया है 300 में कि राज्य और सरकार के नाम पे भी वाद लाया जा सकता है। और दूसरा कि कोई विधिक कार्रवाई अगर डिले हो रही है तो सरकार एक पक्षकार का रूप ले सकता है, मतलब पक्षकार रख सकता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जानना बहुत ज़रूरी है इस पक्षकार के बारे में। पक्षकार कौन होता है, जब दोनों के बीच में मामला ना सुलझ पा रहा हो तो एक मीडिएटर, मध्यस्थक रखा जाए। इसमें लेटेस्ट में एक केस आया जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले जो भी समझौते हो
हो रहे हैं, जो भी कि राष्ट्रपति के नाम पे हो रहे हैं, उसमें भारत सरकार भी एक पक्ष के रूप में होगी और जो भी चीज़ें होंगी उसका जिम्मेदार भी भारत सरकार अपने ऊपर लेगी। तो 2011 में भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने एक कंपनी से समझौता किया था, 31,756 पिस्तौल आपूर्ति का समझौता, और 10 साल बाद 2021 तक में वो समझौता, वो जो पिस्तौल है ना, वो पूरा दिया नहीं गया। तो सरकार को लगा ये पूरा तो हुआ नहीं, और बैंक कहता है कि अगर कोई पक्षकार जो है अपनी दायित्व पूरी नहीं करता है तो बैंक को बीच में आना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या कहा कि मीडिएटर की मांग की बात दायर करके, तो सरकार और कंपनी ने बोला कि अगर कोई मीडिएटर आ रहा है तो कोई रिटायर्ड जज हो, ताकि निष्पक्ष रूप से हमको इस वाद को ख़त्म करें। लेकिन सरकार, और इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष को राज़ी होना होता है। मध्यस्थ अगर कोई बनाना चाहता है तो दोनों पक्ष एग्री हो कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक मध्यस्थ को रख लीजिए केस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन सरकार क्या बोली कि मध्यस्थ के लिए तो वो तैयार हो गई, लेकिन सरकार ने बोला कि जो भी मध्यस्थता करेगा वो गृह मंत्रालय का ही कोई आदमी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर सरकार के ही पक्ष का आदमी होगा तो सरकार के ही पक्ष में सुनवाई होगी, तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड पार्टी के पक्ष में डिसीजन दिया, और भारत सरकार के कर्मचारी को मध्यस्थ के तौर पे नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इस संविदा में भारत सरकार का एक पक्ष है, ऐसा भी कहा। अब फिर ये क्वेश्चन आया कि राज्य का दायित्व क्या है, ऐसे दायित्व का क्या सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत है युक्ति युक्त, मतलब जो हमारे आर्टिकल 14 में दिया गया ना कि हमको समानता का अधिकार मिलता है, सेम वही चीज़ है कि इस संविदा में सबको समानता मिलेगा, मनमानापन नहीं होगा, और क्योंकि हम विधि के शासन के तहत है तो सबको बराबर का अधिकार है, इसलिए राज्य भी किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं कर सकता है। दूसरा है लोकहित होना चाहिए। तो कोई भी कार्य, कोई भी संविदा अगर कर रही है राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी सेकंड पार्टी के साथ, तो वो लोकहित में होना चाहिए। जैसे कि 1967 में सरकार अपकृत्य में दायित्व बिल संसद में पेश किया और कुछ राज्य सरकार के विरोध के कारण पारित नहीं हो सका था। इसके बाद है एक वाद जिसमें असम सरकार वर्सेस केशव प्रसाद सिंह का केस था कि असम सरकार के मछली मारने का अधिकार नीलाम कर दिया दूसरी पार्टी को, और बाद में फिर उस नीलामी को उठाना चाहा फिर से, तो न्यायालय ने संविदा तोड़ने से उसको रोका असम सरकार को। अब फिर सवाल बनता है कि क्या सरकारी संविदा का रेटिफिकेशन हो सकता है, मतलब सरकारी संविदा वैध अनुसमर्थन हो सकता है। तो धारा 299 के 1 में कहा गया कि नियम यह है कि जो संविदा धारा 299 के अनुरूप नहीं है वो ना तो सरकार के विरुद्ध ना ही दूसरी पक्षपात दोनों पे ही प्रवर्तनीय नहीं होगी। अगर वो संविदा ही वैध नहीं है, तीनों क्लॉज को पूरा नहीं करता है, तो दोनों ही पक्षकार को कोई दायित्व, कोई अधिकार, कुछ भी नहीं है, ये वैध माना ही नहीं जाएगा वो संविदा। दूसरा है कि सरकार समझौते के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं है, तो ये भी एक क्लॉज दिया गया 299(2) में। फिर सवाल बनता है कि अभित्यजन कर सकती है क्या। तो भारत सरकार वर्सेस रालिया राम केस है, जिसमें कहा गया कि अगर वो अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो मध्यस्थ के सामने मामले नहीं उठाया गया तो उस पर न्यायिक कार्रवाई हो सकती है और अधित्यज का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि क्या संविदात्मक बाध्यता के प्रवर्तन के लिए क्या रिट जारी किया जा सकता है। तो इसमें भी खंड वन अधिकारी वर्सेस राम सनही सिंह का केस है, जिसमें कहा गया कि रिट जारी की जा सकती है। परमादेश रिट सरकार या इसके परिकरण के विरुद्ध संविदात्मक दायित्व को प्रवर्तित करने के लिए जारी किया जा सकता है। इसमें आप केस लिख सकते हैं गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स वाद का केस, और या करमशी वर्सेस बम्बई राज 1964 का केस लिख सकते हैं, जो नहर निर्माण के लिए था, जिसमें सामाजिक निर्माण विभाग से एक संविदा किया था अपीलार्थी ने, और नहर अधिकारी ने इसका खंडन कर दिया। बाद में पता चला कि जो नहर अधिकारी जिसने साइन किया था वो सरकार के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी तो था ही नहीं। तो क्या हो गया, ये टेंडर रिजेक्ट हो गया। फिर न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि टेंडर ने तीनों क्लास पूरा भी नहीं किया है, तो ऑब्वियस है क्यों रिजेक्ट हो जाएगा। और ये चीज़ हमारे संविधान के अधिनियम 1935 और इधर आईपीसी में 175(3) आर्टिकल 299 दोनों से मैच करता है, दोनों का ही पालन नहीं करता है, तो सरकार पे किसी तरह का वाद दायर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से सरकारी संविदा के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और क्लियर हो जाते हैं। तब भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे रिसेंट अपलोडेड पे आप क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा, और टॉपिक भी सर्च करेगा तो आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, पेपर वाइज भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके बाद बुक रीडिंग करिएगा तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, और कोशिश करिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट लॉ को मिला करके पढ़िए।